बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें जानी। हमने घर्षण जाना, घर्षण बल जाना, घर्षण के प्रकार जाने, शुष्क घर्षण के प्रकार जाने, और कुछ मैंने आपको सीमांत घर्षण तक के बारे में बता दिया था। अब सीमांत घर्षण के बाद क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका घर्षण जब वस्तु गति में आ चुकी है, तो जो घर्षण बल लग रहा है वो बल कौन सा है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, ये सारी बातें जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ हरिदर्श और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। चलो आज की कार्यवाही बच्चों अपने लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने बताया, मान लीजिए एक वस्तु रखी है और वस्तु इस तरीके से रखी है, आप मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है। आपने कुछ बल लगाया, वस्तु नहीं चली, स्थैतिक घर्षण आया, और बल लगाया, वस्तु नहीं चली, स्थैतिक घर्षण अभी भी है। तो आपने और बल का मान बढ़ाया, बाह्य बल का मान और बढ़ा दिया, और वस्तु अभी बस गति में आने वाली है किंतु गति में आई नहीं है। जरा सा बाह्य बल और बढ़ेगा तो आपकी वस्तु गति में आ जाएगी। तो इस समय जो वस्तु पर लग रहा होता है सीमांत घर्षण लग रहा होता है। बच्चों, कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अभी जो आपका लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अब आपने मान लीजिए बाह्य बल और बढ़ा दिया। बाह्य बल का मान जैसे ही बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, वैसे ही क्या होगा, ये वस्तु गति में आ जाएगी। ये वस्तु गतिशील हो जाएगी, और जब वस्तु गतिशील हो जाएगी तो इनके बीच की जो संपर्क सतहें हैं, इनके बीच में जो संपर्क सतहें, इनके बीच में आपेक्षिक फिसलन हो रहा होगा। अब एक बल ऐसा भी होगा जो इस आपेक्षिक फिसलन का विरोध करेगा। इस बल को हम क्या कहते हैं? इस बल को बोलते हैं घर्षण बल। कौन सा घर्षण? गतिक घर्षण। तो वह घर्षण का बल जब दो वस्तुएं की संपर्क सतहें आपेक्षिक फिसलन में होती हैं, उसे हम बोलते हैं गतिक घर्षण। तो बच्चों, इसे बोलते हैं गतिक घर्षण। अब गतिक घर्षण के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? सबसे पहला नियम और आसान नियम यह है कि गतिक घर्षण जो है, इसका मान सरफेस यानी कि आपकी संपर्क सतह कितनी खुरदुरी है या किस मटेरियल से बनी है, दोनों संपर्क सतह, इसके ऊपर निर्भर करता है। याद रखिएगा, गतिक घर्षण आपेक्षिक फिसलन का यानी कि रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज या विरोध करता है। आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो वस्तु है उसकी गति का विरोध करे। एक उदाहरण से समझिएगा कि अगर हम देखें, मान लीजिए एक ये आपका घर्षण रहित या घर्षणहीन तल है। अब इस तल पर बच्चों रखे हैं दो ब्लॉक, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ये घर्षणहीन है, यहां पर स्मूथ है। ये आपकी स्मूथ सरफेस है बच्चों। और ये घर्षणहीन पर दो ब्लॉक रखे हैं। ब्लॉक ए वी वेग से चल रहा है, ब्लॉक बी भी वी वेग से चल रहा है। ये जो सतह है ये आपकी खुरदुरी है। यानी कि यहां पर घर्षण है, यहां पर घर्षण है। ए और बी जैसे रखे हैं, इनके बीच में घर्षण है, लेकिन जो नीचे वाली सतह है इस पे घर्षण नहीं है। तो क्या बताइए, इस परिस्थिति में इन दोनों ब्लॉक के बीच में घर्षण बल आएगा? यदि आएगा तो वो कौन सा होगा? तो अगर हम घर्षण की परिभाषा पे जाएं तो घर्षण की परिभाषा ये कहता है कि यह बल तब आएगा जब आपेक्षिक फिसलन की या तो प्रवृत्ति हो या फिर क्या हो, या फिर आपेक्षिक फिसलन हो रहा हो। यानी कि एक ही सतह के ऊपर बी या एक ही सतह के सापेक्ष यदि बी आपका गति में है, ठीक है, तो उस समय घर्षण बल आएगा। तो देख लेते हैं भाई, हमने कह दिया बी का जो वेग है वो v है, ए का जो वेग है वो वी है। तो बी के सापेक्ष या ए के सापेक्ष बी का
आपेक्षिक वेग क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हमें बच्चों वो दिखाई दिया VBA, जो कि बराबर हो गया VB माइनस का VA। V भी VV है माइनस V, ये हो गया 0। यानी कि इस परिस्थिति में कोई भी आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति, ना ही आपेक्षिक फिसलन है, कोई भी आपेक्षिक फिसलन नहीं है। यानी कि सतह A के सापेक्ष सतह B का कोई भी आपेक्षिक फिसलन नहीं है, तो इस परिस्थिति में घर्षण बल नहीं आएगा, घर्षण बल बच्चों शून्य रहेगा। तो इस परिस्थिति में घर्षण बल बच्चों क्या रहेगा, घर्षण बल शून्य होगा। तो ये बच्चों हमने बात समझी कि घर्षण बल गति का विरोध नहीं करता बल्कि आपेक्षिक फिसलन का विरोध करता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि कई बार आप किताबों में पढ़कर ये कर देते हैं और गलतियां करते हैं फिर। और मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करो अपनी भाषा में, और ताकि जीवन में उन्नति कर सको। और ये समाज के लिए कार्य जो मैं कर रहा हूं, इसमें आप लोगों की मुझे बहुत सहायता की आवश्यकता है। यह कार्य के बारे में अपने सहपाठियों को जरूर बताइएगा। तो बच्चों, हमने घर्षण बल यानी कि गतिक घर्षण के बारे में जाना, किस तरीके से आएगा, कब नहीं आएगा। मान लीजिए ये वाली 2V होती तब किधर आता। तो एक और उदाहरण से समझते हैं बेटे। ठीक है, वही केस है, बस थोड़ी सी चीजें बदल दे रहा हूं मैं। मान लीजिए नीचे वाले का वेग v और ऊपर वाले का वेग 2v होता, तो इस परिस्थिति में कहां आता घर्षण का बल। तो देखिए, ऊपर वाली सतह जो है, ये वाली सतह 2v से चल रही है b की, और a की जो सतह है ये वाली v से चल रही है। अब अगर हम बात करें एक ही सतह के सापेक्ष B की सतह का आपेक्षिक वेग क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। एक ही सतह के सापेक्ष एक ही सतह के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग क्या होगा, B का आपेक्षिक वेग। तो बच्चों ये वेग हो जाता है VBA और VB माइनस का VA। अगर हम VB माइनस का VA देखें तो VB है 2V और VA है V, तो ये हो गया बच्चों V। तो एक ही सतह के सापेक्ष V, यानी कि ये आपका VBA इस दिशा में है, इसका मान बच्चों है V। तो यहां पर आपेक्षिक फिसलन है, यहां पर बच्चों आपका आपेक्षिक फिसलन है। ये क्या है, आपेक्षिक फिसलन है यहां पर। और जब बच्चों यहां पर आपेक्षिक फिसलन है, तो इस वजह से आपका घर्षण का बल आएगा, और इस आपेक्षिक फिसलन की गति जो v फिसलन है, इसकी प्रवृत्ति जिस दिशा में ले जाने की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रिक्शन आएगा। तो ऊपर वाले B वाले ब्लॉक की बात करूं तो B वाले ब्लॉक की जो निचली सतह है, इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। तो A वाली सतह पर किस दिशा में लगेगा, A वाली सतह पर किस दिशा में लगेगा, तो देखिए A की जो सतह है, इसकी आपेक्षिक फिसलन की दिशा क्या है। तो हम अगर देखना चाहते हैं बच्चों A पर घर्षण की दिशा, A पर बच्चों अगर मुझे घर्षण की दिशा देखनी है तो मैं क्या करूंगा, A का B के सापेक्ष वेग निकालूंगा, जो हो जाएगा VA माइनस का VB। ये है आपका V और ये है माइनस का 2V माइनस का V, यानी कि माइनस का B, यानी कि B की सतह के ऊपर कोई ऑब्जर्वर लेटा है और लेट के A की गति को देखे तो कहेगा A पीछे जा रहा है,
कितने वेग से बच्चों जा रहा होगा ए पीछे, मैं ए यहां बना देता हूं। ए को अगर देखेगा कहेगा ए जो है v वेग से पीछे की तरफ जा रहा है। ये क्या है, वी ए बी। वस्तु ए की सतह का बी की सापेक्ष क्या वेग है, तो फ्रिक्शन जो आएगा यानी कि घर्षण बल जो आएगा बच्चों, ये घर्षण बल इस गति का, इस आपेक्षिक वेग का विरोध करेगा, इस आपेक्षिक वेग का विरोध करेगा जो कि इधर की तरफ होगा और यहां पर फ्रिक्शन लग जाएगा। तो यहां पे बच्चों हमें समझ में आता है कि घर्षण की दिशा कैसे देखें। यदि एक ब्लॉक पर आपने घर्षण की दिशा देख ली तो देखिए दूसरे ब्लॉक पर ये विपरीत दिशा में होगी। ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम को भी मान रहा है। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम से भी हम देख सकते थे पर क्या होगी घर्षण की दिशा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि घर्षण गति का नहीं, आपेक्षिक फिसलन यानी कि रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करता है। तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद घर्षण के नियम को जानते हैं। फटाफट स्क्रीन पॉज करिए और ये सारी बातें अपनी भाषा में लिखिए। तो बच्चों अब गतिक घर्षण के नियम देखते हैं। गतिक घर्षण के नियम, नोट्स की बेटा चिंता मत करना, स्लाइड आ जाएंगी यहां पर ही, उन्हीं स्लाइड से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा आराम से। देखो जब तक आप लोग बेटा लिखोगे नहीं, बातों को लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा। अगर मैं आपको नोट्स ऐसे ही दे दूंगा तो ये आपके साथ धोखेबाजी हो जाएगी बच्चों। उसका कारण ये है कि जिस चीज को हम लिखते हैं वो चीज याद हो जाती है। जब बच्चों मैं यूपी बोर्ड में था, जब यूपी बोर्ड में दोनों किताबें आती थी, तब मैं तो हर एक चीज को लिख लिख के याद करता था। ठीक है ना, तो मैं ये सही रास्ता ही आपको बताऊंगा, मैं आपको गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। तो इसलिए याद रखिएगा आपको लिख लिख के पूरे नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर बनाने हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनको मेहनत करने से डर नहीं लगता है। तो देखो बच्चों गतिक घर्षण के नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम जो आपका सीमांत घर्षण में पढ़े हैं हमने, वही सारे नियम यहां पर भी लगते हैं। तो पहला जो नियम है कि गतिक घर्षण का जो मान है अविलंब प्रतिक्रिया के समान अनुपाती होता है। मान लीजिए वस्तु इधर की तरफ इस सतह पर स्लाइड या फिसल रही है और जो सतह है इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा रही है, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण भी बोलते हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, यहां पर फ्रिक्शन काइनेटिक पीछे लग रहा होगा, इधर अविलंब प्रतिक्रिया लग रही है, इधर आपका mg वेट लग रहा है या भार लग रहा है। तो यहां पर बच्चों हम कहेंगे कि जो आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन का मान है यानी कि गतिक घर्षण का जो ये मान है, ये मान आपका समानुपाती होता है अविलंब प्रतिक्रिया के। तो ये घर्षण का जो मान है बच्चों ये समान अनुपाती होता है अविलंब प्रतिक्रिया के। जब हम समान अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों तो यहां पर हम लगाते हैं एक नियतांक, जिसे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण का नियतांक। ठीक, तो अब इसे लिख लेते हैं। यहां पर म्यू के जो है आपका बेटा ये कहलाता है गतिक घर्षण का नियतांक, गतिक घर्षण का नियतांक। ठीक है बच्चों, गतिक घर्षण का जो नियतांक होता है यह है एक विमाहीन है, इकाईहीन यानी कि आपका यूनिटलेस है। तो ये दो बातें जरूर याद रखिएगा। ठीक, अब ध्यान रखिएगा जो गतिक घर्षण है बच्चों, गतिक घर्षण का मान इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता तब तक जब तक कि अविलंब प्रतिक्रिया का मान परिवर्तित नहीं हो रहा हो। यानी कि किसी विशेष प्रकार के क्षेत्रफल से यदि अविलंब प्रतिक्रिया का मान परिवर्तित हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों जो आपका घर्षण है उसका मान तो परिवर्तित होगा तब क्षेत्रफल के साथ। यदि क्षेत्रफल के साथ अविलंब प्रतिक्रिया के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों गतिक घर्षण जो है वो वस्तु या संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता।
तो ये बात जरूर याद रख लीजिएगा। ये है आपके बच्चों गतिक घर्षण के नियम। तो अब तक जितनी भी हमने बातें करी, यानी कि गतिक घर्षण क्या होता है, क्या दिशा होती है, किस तरीके से गतिक घर्षण के नियम हैं, इन सारी बातों को आइए नोट कर लेते हैं। नोट्स बनाना भी तो जरूरी है। तो ये रहे भाई आपकी स्क्रीन पर नोट्स। तो क्या है गतिक घर्षण? यदि वस्तु आपेक्षिक गति कर रही हो, जैसा कि मैंने बताया आपको रिलेटिव मोशन, तो इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। ये अभी देखेंगे हम कैसे, ग्राफ से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, इसका मान भी आपकी अविलंब प्रतिक्रिया यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एन पर निर्भर करता है। इसका मान गति की वस्तु यानी कि इसका मान वस्तु की गति के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, मतलब मंदित गति है, त्वरित गति है, इस बात पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपेक्षिक गति के विरोध के ऊपर ही निर्भर करेगा। अब आप देखें इसका संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। यहां पर म्यू के जो है गतिक घर्षण गुणांक, जैसा कि मैंने बताया आपको, म्यू एस और म्यू के जो है वस्तु जो संपर्क में आ रही है उनकी सतह पर निर्भर करता है, वो किस प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी है इस बात पर निर्भर करता है। म्यू के और म्यू एस दोनों ही यानी कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो, और आपका म्यू के यानी कि गतिक घर्षण का जो गुणांक है, नियतांक है, इन दोनों का जो ये दोनों है बच्चों विमाहीन और इकाईहीन राशि हैं। अब कुछ और बात, क्या सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं? तो बच्चों देखिए यहां पर मैंने एक और बात समझाता हूं कि मान लीजिए दो सरफेस है, मैं आपको बहुत कहूं कि भाई बहुत अच्छे से स्मूथ कर दी गई है। अगर दो सरफेस जो है बच्चों बहुत अच्छे से स्मूथ कर दी गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या उनके बीच का घर्षण कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? वास्तविकता लोगों को लगता है कि इनके बीच का घर्षण का बल कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दो वस्तुएं बहुत ज्यादा चिकनी कर दी जाए और एक दूसरे के ऊपर रखी जाए तो उस समय घर्षण का मान बहुत बढ़ जाता है। कारण क्या है, जब चिकनी कर दी जाती है तो उनके जो अणु तथा परमाणु हैं एक सतह के दूसरी सतह के बहुत करीब आ जाते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इनके बीच में आपका वैद्युत बल लग रहा होता है बच्चों, वो वैद्युत बल का मान भी बढ़ जाता है। इसीलिए जब दो सतह को चिकना कर दिया जाता है तो वह सतह घर्षण बल, उनके बीच का घर्षण बल बढ़ जाता है। अगर बहुत ज्यादा करीब लिया जाए तो एक दूसरे से वो जुड़ भी जाते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग को बच्चों कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार की वेल्डिंग को? कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो आज हमने जाना भाई गतिक घर्षण के बारे में। तो आइए एक एक करके सारी चीजें बच्चों नोट कर लीजिए। तो पहला आपकी शुरुआत होती है यहां से गतिक घर्षण। गतिक घर्षण के ये स्क्रीन पॉज करके बच्चों ये नोट कर लो। फिर इसके बाद ये नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके बच्चों। फिर बच्चों ये नोट कर लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके घर्षण के बारे में, इनको एक तरफ से नोट कर लीजिए। और यहां पर आपके घर्षण के प्रश्न आते हैं। तो घर्षण के प्रश्न देखते हैं अब हम किस प्रकार से घर्षण के प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके आई थिंक सब कुछ नोट कर लिया होगा। आपके एग्जाम से पहले सारे मैं नोट्स अपनी तरफ से रिलीज भी करूंगा बच्चों। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न देखते हैं। देखो केस 1 आपको पहली परिस्थिति दे रखी है, एक 10 केजी का ब्लॉक है, 20 न्यूटन का बल है, गतिक घर्षण गुणांक 0.25, अस्थैतिक घर्षण गुणांक 0.3, आपका यहां पर 60 न्यूटन का बल है, बाकी सब समान है। तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु पर लग रहे घर्षण बल तथा वस्तु का क्या त्वरण होगा, दोनों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले केस 1 बच्चों डिस्कस करते हैं, क्या होगा केस 1 में। तो बेटे केस 1 की अगर बात करूं, जब भी आपके पास बच्चों घर्षण का सवाल आए, आपको सबसे पहले निकालना है सीमांत घर्षण का मान। तो सबसे पहले आप निकालें सीमांत घर्षण का मान। इससे आपको पता चलेगा कि भाई वस्तु गति में आएगी या नहीं आएगी। अगर आपका बाह्य बल सीमांत घर्षण से ज्यादा हुआ तब तो वस्तु गति में आएगी, अन्यथा वस्तु गति में नहीं आएगी। तो आपको सीमांत घर्षण का मान देखना है। तो सीमांत घर्षण बच्चों बराबर होता है आपका
लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू बच्चे आपका आता है एफ आर म्यू एस एन। अगर यहां पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपको पता चलेगा नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कहाँ है, ऊपर की तरफ। आपका वेट कहाँ लग रहा है एमजी, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन कुछ इधर लग रहा होगा और बाह्य बल आपका यहां पर है 20 न्यूटन का। तो आप देखें एन बराबर हो गया एन जी और एन बराबर एम जी। एम का मान 10, जी का मान 10, जो हो गया 100 न्यूटन का। तो यहां पर देखें आप सीमांत घर्षण का मान एफ आर एल बराबर आ गया, म्यू एस का मान कितना है, म्यू एस का मान है 0.3 गुणा एन का मान है 100, तो हो जाता है 30 न्यूटन का। तो आपका सीमांत घर्षण का मान जो बच्चों आया वो आया 30 न्यूटन। यानी कि यदि आपका बाह्य बल सीमांत घर्षण से ज्यादा हुआ तो वस्तु चलेगी। अब आप देखें तो आपका बाह्य बल है 20 न्यूटन, या अन्य इसका मतलब यह है कि केस 1 में वस्तु गति में नहीं आएगी, गति में नहीं आएगी। क्या कारण है? कारण वही है कि आपका सीमांत घर्षण का मान ज्यादा है। ठीक, तो त्वरण हो गया बच्चों उस परिस्थिति में 0। तो इस पे घर्षण बल क्या 30 न्यूटन का लग रहा होगा? नहीं, यह वह घर्षण बल है जो अधिकतम इस ब्लॉक के लिए खुरदरी सतह दे सकती है। लेकिन इस परिस्थिति में यदि त्वरण 0 है तो जितना आपका 20 न्यूटन इस दिशा में लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स 20 न्यूटन पीछे लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका 20 न्यूटन का। केस 2 की बात करें तो आपका बाह्य बल है 60 न्यूटन का बच्चों, यानी कि आपका बाह्य बल सीमांत घर्षण से ज्यादा है। तो केस 2 के अंदर वस्तु गति में आ जाएगी, आएगी। क्यों आएगी? बाह्य बल ज्यादा है सीमांत घर्षण से, वस्तु गति में आएगी। तो अगर वस्तु गति में आएगी तो कौन सा घर्षण का बल लगेगा? गतिक घर्षण लगेगा, गतिक घर्षण। अब गतिक घर्षण की बच्चों बात करें तो गतिक घर्षण बराबर होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के की बात करें 0.25 और एन की बात करूं बेटा तो एन है 100। तो ये हो गया 2 दशमलव नहीं 25 हो गया, 25 न्यूटन हो गया आपका गतिक घर्षण। तो इस वस्तु पर जो है गतिक घर्षण लग रहा होगा बेटे। इधर की तरफ तो आपका बाह्य बल 60 न्यूटन का, इधर की तरफ 25 न्यूटन का घर्षण का बल। वस्तु का द्रव्यमान है 10। तो आपका जो त्वरण हो गया वो बराबर हो गया 60 माइनस का 25 बटे 10। 60 माइनस 25 कितना हुआ? ध्यान से देखिए 35 हो जाता है। तो 60 माइनस 25 हो गया 35 बटे 10, जो कि हो गया 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों आपका त्वरण। तो हमने समझा यहां से कि वस्तु कब गति में आती है, कब नहीं आती है। तो कुछ अच्छा प्रश्न लगा आपको तो जरूर लाइक लगा दो एक। चलो आगे की बच्चों हम बात करते हैं कि आगे किस प्रकार के और प्रश्न देखे जा सकते हैं। इससे पहले आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? ध्यान से देखिए कि एक 10 किलो का जो आपका ब्लॉक है ये रस्सी की सहायता से एक दीवार से बंधा हुआ है। जो आपकी यह सतह है ये खुरदरी सतह है। यहां पर जो आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो 0.3, गतिक घर्षण गुणांक है दशमलव, अच्छा यहाँ पे बच्चों दशमलव, ये 0.3 है, ये 0.25 है, 0.25। आपका बाह्य बल लगाया जा रहा है F, और इस बाह्य बल का पहले केस में जो मान है 20 न्यूटन, दूसरे केस में है 60 न्यूटन। तो रस्सी में तनाव क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे? सबसे पहले देखो क्या किसी भी परिस्थिति में ये ब्लॉक चल पाएगा? क्या चल पाएगा ये ब्लॉक किसी भी परिस्थिति में? बिल्कुल नहीं चल सकता दोस्तों। कारण ये है कि ये पीछे रस्सी से बंधा हुआ है और हम मान के चल रहे हैं कि रस्सी की जो क्षमता है यानी कि जिसपे वो टूटेगी वो बल बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम देखते हैं सीमांत घर्षण का मान क्या है इस ब्लॉक के लिए। तो बच्चों सीमांत घर्षण देखिएगा यहां पर, सीमांत घर्षण का मान क्या आएगा?
तो सीमांत घर्षण बच्चों एफ आर लिमिटिंग बराबर होता है म्यू एस गुणा एन, और म्यू एस का मान है 0.3, और एन को अगर आप देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ऊपर की तरफ लग रही होगी, भार नीचे की तरफ 10 जी जो कि हो जाता है 100 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा होगा तो गुणा 100 बराबर आ गया 30 न्यूटन के। यानी कि अधिकतम ये जो बल है 30 न्यूटन का दे सकती है सरफेस या सतह। अब बच्चों अगर बात बताओ ये टेंशन कब आएगा, जब फ्रिक्शन हमें ज्यादा नहीं मिल पाएगा तब आएगा टेंशन। टेंशन मान लो आपने बाह्य बल 20 न्यूटन का लगाया और सरफेस जो है महत्तम 30 न्यूटन का फ्रिक्शन दे रखी है, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ये फ्रिक्शन कह देगा भाई तू रुक, मैं बहुत सफिशिएंट हूं, मैं झेल लूंगा। तो उस परिस्थिति में जब आपका 20 न्यूटन का बल है तो भाई टेंशन तब आएगा जब ये गति आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति रखेगा, आपेक्षिक गति करने की प्रवृत्ति रखेगा। जब है ही नहीं तो कहां से टेंशन आ जाएगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर पहले वाले केस में जब आपका बाह्य बल 20 न्यूटन हो जाता है उस परिस्थिति में टेंशन आने का ही नहीं है। क्या कारण है, सरफेस 20 न्यूटन दे सकती, हाँ या ना, बिल्कुल दे सकती, क्योंकि महत्तम बल कितना दे सकती है 30 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन तो दे ही सकती है। तो आपकी जो संपर्क सतह है पीछे की तरफ 20 न्यूटन का घर्षण का बल दे रही होगी और इधर की तरफ बाह्य बल 20 न्यूटन का लग रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में जो आपका टेंशन है वो क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सवाल। अगले देखो, जब आपका 20 न्यूटन, जब आपने लगाया 60 न्यूटन का बल, जब 60 न्यूटन का बल लगाओगे भैया सरफेस तो अधिकतम 30 न्यूटन दे सकती है, तो इसे रोकने के लिए और 30 न्यूटन पीछे की तरफ जरूरत है, वो देगी रस्सी। और रस्सी देगी कैसे, देखो सर क्या ये अधिकतम उसमें रहेगा, क्योंकि ये चल तो सकता नहीं है, तो अधिकतम पीछे की तरफ ये दे रहा होगा 30 न्यूटन का बल, और पीछे रस्सी कुछ टी टेंशन दे रही है, इधर लग रहा है 60 न्यूटन का बल। तो आपका यहां से T + 30 बराबर हो जाएगा 60 के, और T बराबर बच्चों यहां से आ जाएगा 30 न्यूटन के। तो इस परिस्थिति में आपके रस्सी ने जो तनाव होगा बच्चों वो होगा 30 न्यूटन का। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा और सीखिएगा। चलो आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं, पहले इसे नोट कर लो आप लोग। चलो बच्चों एक और सवाल देखो, 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। तो भाई 1.5 ग्राम की यानी कि 1.5 किलो की ये हो गई भाई, द्रव्यमान दे रखा है, रखा है। अब कह रहा है कि जो आपका स्थैतिक घर्षण है यानी कि म्यू एस का 0.5 हो गया और म्यू के कितना हो गया 0.4 दे रखा है। यदि वस्तु पर क्षैतिज बल एक तो 15 न्यूटन का लगाओ तब क्या होगा, आपका घर्षण बल पूछ रहा है ये आपसे। घर्षण बल बताना है बच्चों, घर्षण बल का तो फ्रिक्शन क्या होगा ये फाइंड करना है जब 15 न्यूटन का बाह्य बल लगा। दूसरा देखो कितने न्यूटन का है, 25 न्यूटन का लगा। तीसरा केस देखो जब आपका कितने न्यूटन का लगा बच्चों, ये लगा आपका 35 न्यूटन का। तो इस परिस्थिति में आपका घर्षण का बल क्या होगा। तो सवाल बहुत आसान है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना चाहिए सीमांत घर्षण का मान क्या है। तो सीमांत घर्षण देखते हैं, सबसे पहला काम यही होना चाहिए घर्षण के सवालों में, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण जो है ये होता है म्यू एस एन। अब एन बराबर कितना होगा, एन बराबर निकालना तो आसानी है, देखो एन ऊपर एम जी नीचे, एन बराबर एम जी, ज्यादातर केसेस में यही रहता है 1.5 और जी का मान ले लेते हैं 10। तो ये हो गया 15 न्यूटन। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है 15 न्यूटन की हो गई। तो नॉर्मल रिएक्शन 15 न्यूटन की होगी, म्यू एस की वैल्यू है 0.5, नॉर्मल रिएक्शन हो गई 15 न्यूटन की। तो ये हो गया आपका 7.5 न्यूटन, ये आपका सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। तो आपका बाह्य बल जो है बच्चों सीमांत घर्षण से ज्यादा है, वस्तु गति में होगी। तो पहले केस में आपकी वस्तु किस में होगी, वस्तु तीनों केसेस में गति में होगी, क्योंकि आपके सीमांत घर्षण से ज्यादा है बाह्य बल। तो घर्षण बल कितना लग रहा होगा, अब देखो
तो इस समय घर्षण जो आ रहा होगा, गतिक घर्षण आ रहा होगा। वस्तु किस में आए? वस्तु गति में होगी। अतः गतिक घर्षण वस्तु पर कार्यरत होगा। अब देखो पहला जो है आपका पहले वाले केस में भाई आपका जब 15 न्यूटन है तब भी ज्यादा है, 25 न्यूटन है तब भी ज्यादा है, 35 न्यूटन है तब भी ज्यादा है, तो वस्तु किस में रही? गति में। वस्तु गति में है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर हो जाता है म्यू के गुणा एन। म्यू के की वैल्यू है 0.4 और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 15। अब 15 और ये 15 चक्कू 60 होता है, दशमलव लगा है तो हो गया 6 न्यूटन का। तो आपका घर्षण का जो बल लग रहा है बच्चों, वो कितना लग रहा है? 6 न्यूटन का गतिक घर्षण लग रहा है। सिंपल सवाल था, नोट कर लो इसे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमने गतिक घर्षण के बारे में जाना, हमने बहुत सारी चीजें, हमने प्रश्न देखे, तो सारी चीजों के बारे में हमने जाना। तो आज के जो अपना लेक्चर है इसमें नहीं रखते हैं, और आप लोग मेहनत से पढ़िए। देखिए ना कुछ कंपटीशन है ना कुछ बोर्ड है, आपको सिर्फ भौतिकी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हर चीज समझ के पढ़ना है, आपका सब कुछ हो जाएगा। बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा, नीट भी क्लियर हो जाएगा। जिस समय आपको ये टारगेट होगा कि सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़नी है, बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तो तैयारी भी होती चलेगी, आपकी बोर्ड की भी होती चलेगी। तो जरूर बच्चों मेहनत करिएगा। अभी मैं चलता हूं। जय हिंद।